सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज का ये वीडियो हमारी क्लास 11 का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है एंड जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी इसके 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पे जाके आप उन 5 लेक्चर्स को देखिए, तब इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए। प्रीवियसली हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, इन सारी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जो कि होने वाला है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। इसमें 2 लेक्चर्स लगेंगे, ये वाला लेक्चर और इसके लेक्चर नंबर जो 7 होगा वो भी हमारी इस कंपनी से रिलेटेड होगा, बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। सो अब बिना टाइम वेस्ट कर चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के। बट उससे पहले इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियोस देखते हैं, लाइक क्यों नहीं करते हो? प्लीज़ लाइक कर दो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज वीडियोज़ चल नहीं पा रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रही है, एक चीज़ मांग रहा हूँ कि शेयर कर दीजिए बस। अब चढ़े बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर, जो कि होने वाला है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर प्रॉफिट हैविंग अ capital divided into transferable shares, the ownership of which is the condition of membership। ये क्या कह रहा है? जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारा वॉलेंटरी एसोसिएशन होता है, यानी कि अपनी इच्छा से बनाया हुआ संगठन। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रीवियस वीडियो का पढ़े होंगे तो प्रीवियस वीडियो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी डिस्कस किया था, तो उसमें भी वॉलेंटरी एसोसिएशन का वर्ड आया था। लेकिन वहाँ पे कोई ऐसे अर्निंग का मोटिव नहीं था या फिर प्रॉफिट का मोटिव नहीं था। बट यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारा एक पर्सन फॉर प्रॉफिट, एक मोटिव होगा कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, जिसमें कि हैविंग अ कैपिटल, इसमें एक कैपिटल यानी कि जो बिजनेसमैन जो होते हैं अपने जो बिजनेस में कैपिटल पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल कहा जाता है। डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, यानी कि जो कैपिटल ला रहे हैं वो ट्रांसफरेबल शेयर्स में, यानी कि ऐसे शेयर्स, ऐसे हिस्से जो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिसने एक बार पैसा लगा दिया वो वही ओनर रहेगा, उसके अलावा कोई और नहीं रह सकता, वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ट्रांसफरेबल शेयर्स द ओनरशिप ऑफ विच इज़ द कंडीशंस ऑफ मेंबरशिप, यानी कि अगर आप उसे ओन करते हो तो आप बिजनेस के मेंबर कहलाए जाओगे। अब आगे हम बात करते हैं हमारे फीचर्स के बारे में। सबसे पहला है कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कि द कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड टेंडर अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, या फिर यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 भी हो सकता है, जो कि लेटेस्ट वाला होने वाला है। सो ये क्या कहलाता है कि एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऐसा संगठन होता है, ऐसी कंपनी होती है। कंपनी वही होती है जो इनकॉर्पोरेटेड यानी कि स्टार्ट हुई है, रजिस्टर हुई है, कमेंस हुई है। ये सब सारे वर्ड एक ही हैं। इनकॉर्पोरेटेड हुई है और रजिस्टर हुई है अंडर, ये टेंडर नहीं होगा, यहाँ पे अंडर होने वाला है। एक मिनट इसको सही कर देता हूँ, यहाँ पे यू होगा, यू अंडर, क्या नाम से? अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर जो भी रजिस्टर्ड हुई हैं वो हमारी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन कहलाती है। विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि जैसा कि पार्टनरशिप में था कि ऐसा मैंडेटरी नहीं था कि हमारा रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। अगर आपने पार्टनरशिप का लेक्चर देखा होगा तो उसमें बताया था कि पार्टनरशिप का ज़रूरी नहीं होता है कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, वो ऑप्शनल होता है, आप करवा सकते हैं। अगर नहीं करवाते तो 3 कंडीशंस आपको वहाँ पे फॉलो करनी होती है। वो क्या होती है आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो आपकी कंपनी बन ही नहीं पाएगी, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं हो पाएगा। सेकेंड वन इज़, ये हमारा एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, या फिर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस या फिर सेपरेट लीगल एंटिटी भी आप इसको कह सकते हैं। इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट इज़ अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी कि ये हमारी जो कंपनी होती है हमारी लॉ के द्वारा बनाई जाती है। सीधी सी बात है, कंपनीज लॉ एक्ट 1956 या फिर 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया, तो लॉ के द्वारा बनाया गया, इसको क्रिएट किया गया। और इसकी जो होती है डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि एक इसकी कह सकते हैं आप एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, नॉट इंटेलिजेंस, AI नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, AP आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि वो एग्जिस्टेंस में तो नहीं है लेकिन हाँ लीगली वो एक अलग व्यक्ति माना जाएगा, जो कि होता है इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स से इंडिपेंडेंट होता है, वो मेंबर्स पे डिपेंड नहीं करता, मेंबर्स उस पर डिपेंड कर सकते हैं। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, यानी कि आप कंपनी के नाम पे देखे होंगे बहुत सारी कंपनीज होते हैं जो अपने नाम पे प्रॉपर्टीज़ लेती हैं, यानी ज़मीन वगैरह हो गया। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होती है। एंड फाइल सूट्स ऑन इट्स ओन नेम, यानी कि दूसरी कंपनी पे केस कर सकते। देखा होगा कि एक कंपनी दूसरी कंपनी पे केस करती है तो वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती हैं, इस वजह से वो कर पाती हैं। थर्ड वन इज़ परपेचुअल एग्जिस्टेंस या फिर परपेचुअल सक्सेशन भी इसको कहा जाता है। दैट
डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इंसैनिटी और चेंज ऑफ मेंबर्स हैज़ नो इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ कंपनी। यानी कि अगर आपके जो मेंबर्स हैं वो कोई चल बसते हैं या फिर चेंज हो जाते हैं, 4 मेंबर्स से 2 मेंबर हो गए या फिर और मेंबर्स आ गए, चेंज ऑफ मेंबर्स हो गया या फिर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, तो इससे कंपनी पे नहीं फ़र्क होने वाला है। अगर आप इसका डिफरेंस देखें तो यहीं पे अगर पार्टनरशिप होता, तो पार्टनरशिप में अगर कोई भी मेंबर का एडमिशन होता है या फिर डेथ होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। बट यहाँ पर कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आइदर आपका पार्टनर जा रहा है, आ रहा है या फिर चल बसता है, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। इट कैन कम टू एन एंड ओनली थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीजर। यानी कि एक कंपनी खत्म तभी हो सकती है जैसे उसको बनाने वाला लॉ था, उसको खत्म करने वाला भी लॉ ही होगा, वो भी प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीजर के द्वारा। फोर्थ वन इज, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। द लायबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर्स इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स ब्रॉड बाय हिम और टू द अमाउंट ऑफ गारंटीड बाय हिम। यानी कि जो एक मेंबर की लायबिलिटी होती है वो अमाउंट ऑफ शेयर्स, यानी जैसे मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के 10 शेयर्स खरीदे हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, तो मेरी लायबिलिटी कितनी हुई, 10 × 10 100 हो गया। यानी कि मेरी लायबिलिटी 100 रुपीज़ तक है, 100 से ज़्यादा 1 रुपये मैं नहीं देने के लिए लायबल हूँ। और या फिर टू द अमाउंट गारंटीड बाय हिम, या फिर मैंने कंपनी को गारंटी किया कि मान लीजिए अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो मैं 500 रुपये तक दे सकता हूँ, तो उस 500 में से मैं 501 नहीं रहूँगा, वो पूरा 500 ही मैं देने के लिए लायबल रहूँगा, उतनी मेरी लायबिलिटी रहेगी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी कैन ईजिली ट्रांसफरेबल। यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर करें तो पब्लिक कंपनी होती है, उनके जो शेयर्स होते हैं वो ईजिली ट्रांसफर किए जा सकते हैं। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट, NSE एंड BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन सब में देखते होंगे वेरियस कंपनी के शेयर्स डेली बेसिस पे चेंज होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है पब्लिक कंपनीज का शेयर्स को चेंज करना। बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी। वहीं पे अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो आप उतना ईजिली, उतने आसानी से उनका शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब एक टॉपिक आता है इसमें कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है, इट इज़ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। जैसे कि हमारा हर एक पर्सन का एक सिग्नेचर होता है, तो वैसे ही कंपनी का जो सिग्नेचर होता है उसको कॉमन सील कहा जाता है। एंड इट इज़ एफिक्स्ड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी। यानी कि जहाँ जहाँ कंपनी को सिग्नेचर करना होगा वहाँ वहाँ पे कॉमन सील लगा दी जाएगी। अब ये लगाएगा कौन, ये उसके डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, मतलब कॉमन सील का यूज़ उनके डायरेक्टर्स के द्वारा होता है। फिफ्थ वन इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। यानी कि मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स। यानी कि जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का वो इलेक्टेड होता है, यानी कि इलेक्शन होता है अपनी, मतलब एक इलेक्शन वोटिंग होती है अपनी कंपनी के अंदर, तो उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव को बनाया जाता है, शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव, जो कि हमारा सारी इंडिया मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। नॉन इंडिविजुअली एज डायरेक्टर, जिसको हम डायरेक्टर कहते हैं, एंड कलेक्टिवली एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी कि अगर एक को करा गया तो वो एक डायरेक्टर कहलाएगा, अगर उनको पूरे ग्रुप को कहा जाए तो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी लिमिटेशन, डिसएडवांटेज या फिर डिमेरिट्स। पहला है हमारा लीगल फॉर्मेलिटीज़। द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज़ वेरी लॉन्ग। यानी कि अगर आप एक कंपनी बनाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, खर्चा लगता है इसमें, एंड रिक्वायर्स लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ टू बी फुलफिल्ड। यानी कि बहुत ज़्यादा कानूनी कार्यवाही इसमें होने वाली है। सेकेंड वन इज लैक ऑफ सिक्रेसी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन सिक्रेसी इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में लाखों हज़ारों मेंबर्स हो सकते हैं, तो इसमें क्या है कि आप सिक्रेसी मेंटेन करना ईजी नहीं होता। यहाँ पे कोई भी कंपनी के अंदर की बात है तो बहुत ही ईजिली वो बाहर पब्लिक में फैल जाती है। एज अ कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू पब्लिश एंड फाइल इट्स एनुअल अकाउंट्स ऑन रिपोर्ट्स। यानी कि ऐसा भी है कि जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है वो उसको टाइम टू टाइम पर एनुअल ईयर बेस, मतलब फाइनेंशियल ईयर एक ख़त्म होने के बाद उसको अपनी जो रिपोर्ट्स है, अपने अकाउंट्स है, उसको पब्लिश करने पड़ते हैं, तो इसकी वजह से वो अपने इंटरनल अफेयर्स को ज़्यादा छुपा नहीं सकती है। थर्ड वन इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन। Divorce between ownership and control and absence of a direct link between the efforts and reward lead to lack of personal interest and incentive। यानी कि इसमें क्या है कि डाइवोर्स ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, यानी कि ओनरशिप जितनी आप ले रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपको उतना कंट्रोल मिल पाए, बिकॉज कंट्रोल और मैनेजमेंट कौन कर रहा है, डायरेक्टर्स कर रहे हैं। आपका मतलब नहीं कि आप शेयर होल्डर हैं तो आपका उसमें कोई ज़्यादा भाग नहीं रहेगा। तो इस वजह से जो हमारा हम उस पर रिवॉर्ड जो हमें मिल रहा है, यानी कि एफर्ट्स और रिवॉर्ड का जो कनेक्शन है वो थोड़ा सही नहीं बैठता, जिसकी वजह से हमारे जो मेंबर्स वो थोड़ा सा मोटिवेशन लैक कर जाते हैं। फोर्थ वन इज हमारा डिले इन डिसीजन मेकिंग। रेड पैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी डू नॉट परमिट क्विक डिसीजंस एंड प्रॉम्प्ट एक्शंस। देयर इज अ लिटिल स्कोप फॉर पर्सनल इनिशिएटिव। यानी कि इसका कहने क्या मतलब है,
हमारे बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, मतलब कि एक कंपनी में आप जैसे देख सकते हैं रिलायंस हो गए, टाटा हो गया, तो इन सब चीज़ों में बहुत, मतलब इन सब कंपनियों में, चीज़ों में नहीं, इन सब कंपनी में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। तो क्या होता है कि जब भी कोई डिसीजन होता है तो उसमें एक वोटिंग होती है। तो कोई भी डिसीजन को लेना बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। वो डिपेंड करता है कि हमारे जो सारे शेयर होल्डर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम किस चीज़ के बारे में सोचते हैं या फिर कौन सा डिसीजन लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी जो फॉर्म किया, जो इनकॉर्पोरेट किया, मतलब जो उसका ओनर है, उसको जो भी मानो, फाउंडर है, जो भी मानो वो डिसीजन ले सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। बिकॉज जो शेयर होल्डर्स है वो भी कहीं ना कहीं उसमें एक वोटिंग राइट, एक अपना अधिकार, अपना एक मालिकाना हक रखते हैं कंपनी के अंदर। फिफ्थ वन इज oligarchic management. Company is said to be democratically managed but actually managed by few people, that is board of directors. यानी कहा जाता है कंपनी डेमोक्रेटिकली मैनेज की जाती है, बट एक्चुअली किसके द्वारा की जाती है? बहुत ही फ्यू मेंबर्स के द्वारा, जो कि कुछ लोगों के द्वारा, मेंबर्स नहीं, फ्यू पीपल्स के द्वारा, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मान लीजिए ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, बहुत ही कम हो सकते हैं, लाखों लोग के मेंबर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसने? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि जो कहा गया मैनेजमेंट के बारे में, वो ज़्यादा पर्सनली इनिशिएटिव नहीं ले सकते हैं। जो भी हमारे मेंबर्स हैं, यानी कि मान लीजिए मेंबर्स के पास कोई अच्छा आइडिया है लेकिन डायरेक्टर्स नहीं मान रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्या हो सकता है, एक थोड़ा सा इम्बैलेंस सा बन जाता है। समटाइम्स दे टेक डिसीजंस कीपिंग इन द माइंड देयर पर्सनल इंटरेस्ट। यानी कभी कभी जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कोई भी डिसीजंस ले सकते हैं। एंड बेनिफिट्स इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टर्स अपना फ़ायदा देखें और शेयर होल्डर्स का फ़ायदा ना देखें, और ऐसा कुछ डिसीजन उठा लें जो शेयर होल्डर्स को पसंद ना आए। तो ऐसा हमारी जो कंपनीज़ होती, पब्लिक कंपनीज जो लार्ज स्केल पे होती, वहाँ पे अक्सर देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 है वो खत्म होता है हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हमारे टाइप्स ऑफ कंपनीज़ के बारे में, जो कि हमारी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और एक कंपनी कैसे बनाई जाती है उसका भी प्रोसेस जानेंगे। बट इस वीडियो को बंद करने से पहले ये जो हमारी नोट्स है पूरी, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप को ख्याल रखें। जय